नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार हेल्थ टॉक में आपको दुर्ग जिले के एक विशेष खास डॉक्टर साहब से मिलवाने जा रहे हैं। इनकी स्पेशलाइजेशन, इनका जो विशेषता है वो मैं आपको पहले बता दूं कि ये कॉस्मेटिक सर्जन और प्लास्टिक सर्जन के रूप में जाने जाते हैं। शायद अब तक आपने पहचान लिया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दीपक कोठारी जी की। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का आने के लिए भी शुक्रिया। बातें करेंगे बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, प्लास्टिक सर्जरी सुनते के साथ एक थोड़ा सा डर महसूस होता है लोगों के जहन में, तो पहला सवाल ये कि प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है? प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत बहुत सारी सब ब्रांचेस में पड़ती है। जैसे कि जो जख्म नहीं भरते उसको हम प्लास्टिक सर्जन ठीक करते हैं। जो कैंसर के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन होता है उसको हम प्लास्टिक सर्जन बनाते हैं। एक्यूट बर्न मतलब होने वाले बर्न और बर्न के बाद के होने वाले कॉम्प्लिकेशन वो पूरे प्लास्टिक सर्जन ही ठीक करते हैं। हेड टू टो से लेके कोई भी समस्या है जो उसको कोई नहीं कर सकता, उसको हम लोग एज ए प्लास्टिक सर्जन ठीक करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी एक अलग ब्रांच है, फेशियल सर्जरी एक अलग ब्रांच है। चेहरे के ट्रॉमा जिससे चेहरे की हड्डियां टूटती है उसको भी हम प्लास्टिक सर्जन रिपेयर करते हैं। तो हम लोग को एज अ पूरा बॉडी एज अ होल देखना पड़ता है और हमको रिपेयर करने के साथ साथ उतना बारीकता भी देना है उस पर, ताकि निशान कम से कम दिखे, उनका जो सौंदर्य है वो मेंटेन रहे और कम से कम चीजें यूज होके मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। क्या बात है सर। सर, इसके टाइप्स की अगर बात करें, कितने प्रकार की सर्जरीज होती है इसमें प्लास्टिक सर्जरी? तो प्लास्टिक सर्जरी में अलग अलग सब डिविजन हैं, जैसे कि बर्न एंड प्लास्टिक हो गया, बर्न रिकंस्ट्रक्शन हो गया, कैंसर रिकंस्ट्रक्शन हो गया मतलब कैंसर के बाद बनाना, उसके बाद होता है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हो गया, उसके बाद होता है वेस्कुलर सर्जरी जो नसें कट जाती है, तंतु कट जाते हैं, उसके बाद होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मतलब कुछ भी चीज को बनाना। जैसे हम कभी कभी अलग हाथ को जोड़ने का काम भी करते हैं, नसें जोड़ना, तंतु जोड़ना। फिर नर्व सर्जरी आती है और फिर एक पार्ट होता है कॉस्मेटिक सर्जरी जिसके अंदर चेहरे की सुंदरता, शरीर की सुंदरता, फैट कम करना से लेके लेजर्स और एस्थेटिक्स, ये सब आता है। इतनी ब्रांचेस है प्लास्टिक सर्जरी में। सर, फैट कम करना जो आपने बोला, तो एक अभी एक ऑपरेशन बहुत चलन में है जिसमें बहुत ज्यादा ओवरवेट जो हो जाते हैं, उसकी टमीज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो उसको कुछ बताते हैं कि कहीं गया ऑपरेशन करा के पतला हो गया ये इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। वो जो आप बता रहे हैं वो बेरिएटिक सर्जरी में आता है। बेरिएटिक सर्जरी मतलब फैट कम करना और इंच कम करने में बहुत अंतर है। फैट कम मतलब बेरिएटिक सर्जरी क्या करता है, कुछ ऑर्गन्स जो स्टमक है उसको बाईपास करके उससे टोटल 20-30 केजी कम होता है। हमारा काम आता है बेरिएटिक सर्जरी के बाद, जब स्किन पूरी लूज हो जाती है, जब कुछ जगह पे फैट डिपॉजिट रह जाते हैं, उसको कैसे हम अच्छा लुक दें ताकि आप पहले जैसे दिखें। क्योंकि बेरिएटिक सर्जरी करने के बाद आदमी बहुत बूढ़ा दिखने लग जाता है और शरीर झूल जाता है, पूरे चेहरे से लेके शरीर के सारे पार्ट झूल जाते हैं। हमारा काम उसके बाद आता है मेन बेरिएटिक सर्जरी। सर, वो जो झूले हुए जो चमड़ी रहती है उसमें वो टाइट हो सकती है? हाँ, बिल्कुल टाइट हो सकती है, वो अपने नॉर्मल आकार में आ सकती है। और दूसरा एक जो पहलू होता है फैट रिडक्शन, इंच लॉस। हम लोग का काम होता है इंच लॉस। जैसे किसी का पर्टिकुलर एरिया पेट जैसे निकला हुआ है, हाथ में कुछ एक्स्ट्रा फैट है, वो एक्स्ट्रा फैट को हम लोग लाइपोसक्शन या अदर प्रोसीजर्स के थ्रू रिमूव करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उससे आपका वेट कम नहीं होगा, उससे आपका इंच लॉस कम होगा। दोस्तों, आपने सुना, जैसा कि हमें पता है, आप लोग भी जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी किसी की अगर हो रही है और अगर ऐसी सूचना मिलती है तो हमारे ध्यान में बहुत सारी बातें आती है कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन आज प्लास्टिक सर्जरी बहुत सारे क्षेत्रों में करना आवश्यक भी है और की जा रही है। और डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लास्टिक सर्जरी से सीधी सी बात है, इंसान की काया में परिवर्तन होता ही है। सिर्फ काया में परिवर्तन होता है या और कुछ हो सकता है इससे? नहीं, काया का परिवर्तन सिर्फ एक पार्ट है। हमको कुछ जैसे लॉस पार्ट है उसको रेस्टोर करना, फंक्शन रेस्टोरेशन भी एक पार्ट होता है। मतलब किसी को कुछ खामियां हैं, जैसे फेस की नस अगर चली जाती है, एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, तो चेहरा जो डाउन हो जाता है नस को, तो हम वो नस को वापस सप्लाई देने का काम करते हैं। मतलब वो ये रिकंस्ट्रक्शन, डीप सर्जरीज बहुत एडवांस सर्जरीज में आ गई। फिर वेरिकोस वेन्स की बात करूं जो बहुत कॉमन है, खड़े रहने की वजह से जो पैरों की नस फूल जाती है, उसको लेजर के द्वारा ठीक करना, उसका इलाज करना, वो भी प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है। तो कमियां दूर करना, खामियां को ठीक करना अलग चीज है। और उससे बड़ा पार्ट जो प्लास्टिक सर्जन प्ले करता है वो रिकंस्ट्रक्शन में प्ले करता है कि आप में अंदर कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको फंक्शनली कम बना रही है। आपका हाथ जैसे सिकुड़ गया है, ये हो गया,
या फिर आप काम नहीं कर पा रहे हो, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो पार्ट भी प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है। सर आज भिलाई की अगर हम बात करें तो भिलाई में एशिया का सबसे बड़ा स्किन बैंक हाँ सेक्टर 9 बन गया है आज, यस, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय। मैं ये जानना चाहूंगा कि प्लास्टिक सर्जरी में जैसे फैट कम करना या और चीजें कम करना या बढ़ाना, तो इंसान के अंदर से कोई जैसे चीजें निकलती है तो क्या उसको रिस्टोर करके दूसरे चीजों में यूज किया जा सकता है? हाँ, यूज किया जाता है। सारे ऑर्गन्स नहीं यूज कर सकते, लेकिन स्किन बैंक जो होता है, स्किन बैंक का कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेड स्किन, जो जिनकी डेथ हो जाती है या वो हो जाते हैं, ब्रेन डेड हो जाते हैं, उनसे शरीर से स्किन निकाल के, ये ज्यादा काम आता है बर्न्स में या ऐसे बड़े बड़े जख्मों में से, कुछ एक्सीडेंट के बाद बहुत शरीर के मैक्सिमम पार्ट में जख्म आ जाता है, जिसको हम बाकी शरीर के चमड़ी निकाल के यूज या मांस निकाल के यूज नहीं कर सकते, इतने बड़े एरिया हो जाते हैं। वहां पे स्किन बैंक का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे दूसरों का स्किन को पूरा प्रिपेयर करके और स्टेरिलाइज करके लगाया जाता है, वो जख्म को भरने के काम आता है। वो स्किन टेक नहीं होगा उनमें, लेकिन वो जख्म को इतनी जल्दी भरेगा कि वो स्किन फिर एक नया स्किन आ जाएगा शरीर में। स्किन बैंक का काम ये है। मतलब उस स्किन को अपन अगर ये बोले कि एक पट्टी की तरह यूज किया जाए, यस, तो मेरे ख्याल से सही हाँ, होगा। एक बहुत एडवांस पट्टी। हाँ। वैसे ही फैट में आता है, फैट जैसे बोलते हैं हम चर्बी निकालते हैं और हम चर्बी डालते भी हैं। जैसे कि हमने चर्बी निकाली फैट, और कई जगह जैसे चेहरा है, फैट का डेफिसिट है, कहीं पे फैट का डेफिसिट है जहाँ पे पिचका हुआ है, वहां पे हम उस फैट को प्रोसेस करके फैट को डालते भी है। आपकी बॉडी का फैट आपकी बॉडी में डालेंगे तो जहां से फैट निकला है वो एरिया तो कम होगा, और जहाँ पे फैट नहीं है वो एरिया बढ़ेगा भी, तो वो आपकी ब्यूटी को भी एनहांस करेगा और कई फीचर्स भी देता है। सर स्किन की हम बात कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे हैं जी। इंसान के ऐसे कौन कौन से पार्ट है? सिर्फ अपन अगर सिर्फ चेहरे की बात करें तो चेहरे का स्किन एक अलग स्किन होता है बाकी बॉडी के अलावा, लेकिन प्लास्टिक सर्जन हमारे ही बॉडी पार्ट से स्किन को निकाल के वहां पैचअप करते हैं। हाँ। तो ऐसे कौन सी कहाँ की ऐसी चमड़ियां हैं जो यूज होती है? सिर्फ चमड़ियां ही नहीं यूज होती, हम लोग बहुत सारी मांसपेशियां भी यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कैंसर होता है, मुंह का कैंसर तो बहुत कॉमन है आज की डेट में। इंडिया में टबैको बहुत लोग खाते हैं स्मोकिंग वगैरह की वजह से। तो कैंसर जब होता है, कभी कभी जबड़े का जो कैंसर होता है, तो उसमें पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जबड़ा निकाला जाता है, कभी कभी आगे का जबड़ा निकाला जाता है। तो जबड़ा, हड्डी निकला है, अंदर का मांस निकला है, सब चीज निकला है। हम पैर की हड्डी जो फिबुला बोन बोलते हैं, उससे वो जबड़ा निकाल के पूरा जबड़ा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके साथ उसका स्किन भी लेते हैं, मांसपेशियां भी लेते हैं, और पैर में भी डिफिसिट नहीं आता, और पूरा जबड़ा वैसा वैसा रिस्टोर लगता है, और इतना अच्छा रिस्टोर होता है कि उसमें आप दांत लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल दांत लगा सकते हैं। मतलब सर ये पता ही नहीं चलेगा कि उसे कैंसर हुआ था और कैंसर से उसको कोई नुकसान हुआ था? नहीं, पता तो चलेगा, लेकिन उसको फंक्शनली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो हमेशा बिना जबड़े के वो रहेगा ना। पता तो थोड़ा चलता है, क्योंकि एकदम लाइट चीजें तो नहीं दे पाएंगे, जबड़ा जबड़ा ही होता है, और पैर का हड्डी पैर का हड्डी होता है। लेकिन हाँ, हम कोशिश ये करते हैं कि उसको फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस प्लास्टिक सर्जरी के दुनिया में हाँ, रेवोल्यूशन किसे मानते हैं आप? क्या क्रांति आई है प्लास्टिक सर्जरी के दुनिया में? रेवोल्यूशन मैं बोलता हूँ माइक्रो सर्जरी, और आजकल एडवांस माइक्रोस्कोप्स के आने से, और टेक्निक ये कांस्टेंट इवॉल्विंग है। अभी भी मैं बोलूंगा कि रेवोल्यूशन आया नहीं है, ये आता जा रहा है। हर 5 साल में कुछ नई चीजें आती है, और हमको अपडेटेड रहना पड़ता है बहुत उसके लिए। अभी जैसे रेवोल्यूशन आया है, कोई यहाँ पे वेरिकोज वेन करता नहीं था। मैं फर्स्ट हूँ जिसने स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ में वेरिकोज वेन का लेजर करना। उसके पहले हम लोग ओपन सर्जरीज करते थे, पर वो सर्जरी, कुछ सर्जरी आपको पसंद नहीं होती, वो पर्सनली मुझे पसंद नहीं ओपन सर्जरी करना, तो फिर मैं वेरिकोज वेन्स लेजर से करना चालू किया। ये भी एक रेवोल्यूशन है, बहुत सारे पेशेंट को उससे बहुत रिलीफ मिला है। रेवोल्यूशन वही है कि जिससे हमारा पेशेंट खुश रहे और जाए, और यही हमारे लिए रेवोल्यूशन की बात होती है। सर ये सर्जरी की बात हुई, लेकिन सर्जरी की कॉस्ट की अगर अपन बात करेंगे, लोगों को भी लगता है और जनरली देखा भी गया है काफी कॉस्टली होती है सर। ये एक मिथ है, मैं बोलूंगा मिथ मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत कॉस्टली होती है। आज की डेट में आप मेडिसिन ट्रीटमेंट, सब चीजें महंगी हो गई है, महंगाई तो बढ़ गई है, इसमें मैं डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी, कुछ सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के अंदर कई थाउजेंड्स ऑफ सर्जरीज आती है। कुछ सर्जरी जैसे जो एक नॉर्मल हर्निया की सर्जरी आप सुने होंगे, हर्निया की सर्जरी किसी को महंगी नहीं लगती, उतने कॉस्ट में एक प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। कुछ जो एडवांस काम है, जैसे आप हार्ट की सर्जरी करना जाएंगे तो कोई भी बोलता है कि बहुत कॉस्टली होती है, बड़े सेंटर में जाएंगे तो कॉस्टली होती है। तो उस लेवल वो हार्ट से खेल रहे, हार्ट की वजह से सर्जरी हो रही है, उसका मतलब ये नहीं कि वो कॉस्टली हो सकती है। प्लास्टिक सर्जरी में भी ऐसी बहुत सी एडवांस सर्जरी है जो उससे कम कॉस्ट में होती है। पर एक धारणा बन गई है कि प्लास्टिक सर्जरी मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी मतलब महंगे होते हैं, लेकिन हम लोग बहुत एट पार चीजें करते हैं, और
मेट्रो में नो डाउट थोड़ी महंगी है चीजें, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल्स है, वहां के खर्चे भी ज्यादा हैं। मेट्रो से आधे में ये टायर 2 सिटीज में सर्जरीज होती हैं। हम लोग सब मेट्रो से आए हुए हैं पढ़ के, पर हम लोग इतने उसमें कम में कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर लोगों को लगता है तो आप, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि आप लोग आके मिले, डिस्कस करें, फिर आप बताएं कि एक्चुअली महंगी है कि नहीं है। अच्छा सर, बात करते हैं आयुष्मान कार्ड की। हाँ। क्या कोई ऐसा शख्स जिसके पास पैसे ना हो हाँ। और वो बहुत ज्यादा जरूरत महसूस कर रहा हो और जरूरत हो, तो क्या इसकी व्यवस्था आयुष्मान कार्ड में है? कुछ सर्जरीज की है। आयुष्मान कार्ड का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जरूरी सर्जरीज को आयुष्मान कार्ड ने अपने अंदर कवर रखा है। अब बर्न का रिकंस्ट्रक्शन आयुष्मान में है, पर कॉस्मेटिक सर्जरीज जो आप अच्छा दिखाने के लिए, हमारे लिए तो वो जरूरी है, पेशेंट के परसेप्शन से भी जरूरी है। आज की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि वो एट पार रहे, विद सबके साथ रहे, पर अभी तक वो आयुष्मान में इंक्लूड नहीं हुआ है। कॉस्मेटिक सर्जरीज कुछ इंक्लूड नहीं हुई है, कुछ एडवांस काम आयुष्मान में इंक्लूड नहीं हुए हैं। तो मैं बोलूंगा कुछ सर्जरीज डेफिनेटली आयुष्मान से बेनिफिट हो सकती है, और पुअर पेशेंट्स के लिए हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं कि कुछ करके उनका वो अच्छा कर दे, पर बहुत सारी चीजें आयुष्मान में कवर नहीं होती है। कोई पेशेंट जिसे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है जी, वो डॉक्टर दीपक कोठारी के पास ही क्यों आएगा, और डॉक्टर दीपक कोठारी से अगर मिलना है तो कहाँ आएगा? अगर जिसे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है वो मेरे पास ही क्यों आएगा? क्योंकि अगर उसने काम सुना है और उसको काम अच्छा चाहिए तो उसको मेरे पास डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी फील्ड में क्या क्या काम कर सकता हूँ। और इसलिए भी आएगा क्योंकि मैं किसी को मिसगाइड नहीं करूंगा। मेरे से जो बन सकता है और जो एक्सपेक्टेशन है, कई कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा चीजें सोच के आता है कि मैं ऐसा से ऐसा बन जाऊंगा। हम लोग का काम है उनको बताना कि नहीं, आपके साथ ये बेस्ट रिजल्ट हम दे सकते हैं। उसके बाद आपको, मेरा काम उनको ये भी कन्विंस करना है कि इससे बेस्ट रिजल्ट आप कहीं भी जाओगे तो नहीं आएगा, तो फिर वो मेरे पास आएगा। और कहाँ आएगा? तो ये मेरा क्लिनिक है, कोठारी नर्सिंग होम, आकृति क्लिनिक, शनिचरी बाजार दुर्ग में, और मैं कई और हॉस्पिटल्स में भी एसोसिएटेड एज अ सर्जन काम करता हूँ। तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर भी ओपन है और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, एक नॉन मेडिकल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी समस्या होती है, हर व्यक्ति डॉक्टर होता है, हाँ, और खास तौर पे इलाज करने के नाम पे नहीं, सलाह देने के नाम पे तो बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं। तो रेफरल जो चीजें हैं, जो रेफरेंस होती है, इससे जो मरीज होते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मिसगाइड होते हैं, भटकते हैं, अननेसेसरी अपना जहां उनको पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाते हैं, 4-5 सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, जिससे उनका पैसा भी खराब होता है। इसके लिए सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये प्रॉब्लम हम बहुत फेस कर रहे हो, और मैं एक ड्राइव चला रहा हूँ, चूज द राइट डॉक्टर, मतलब सही डॉक्टर को चुने। इसमें दोनों तरफ से काम होना चाहिए, पेशेंट्स की तरफ से भी और डॉक्टर्स की तरफ से भी। मेरी तरफ से ये काम होना चाहिए कि मैं जैसे प्लास्टिक सर्जन हूँ और मेरे पास एक, अगर मेरा कोई नॉन पेशेंट आता है जिसको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, तो मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार ये मैं कैसे करूंगा, ये मेरे यहाँ हो जाए, ऐसा हो जाए। मैं उसको प्रॉपर गाइड करना मेरा काम है, और मेरा वो भी है, प्रिंसिपल में भी आता है कि मैं उसको गाइड करूं और उसको एक प्रॉपर, जहां पे हो सकता है यूरो सर्जन के पास ही भेजूं। वैसे ही पेशेंट्स का काम है, उनको पता करना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उस चीज का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कौन है। आज की डेट में हर आदमी ऐसा क्लेम करता है कि वो स्पेशलाइज्ड है, ऐसा ऐसा है। किसी के पास प्लेन एमबीबीएस होके आप एमबीबीएस लेवल का काम कर सकते हो, फिर एमएस होके आप एमएस लेवल का काम। हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट हैं, हम लोग ने एमसीएच किया है, अपनी अपनी फील्ड में किया है। जैसे कार्डियक सर्जन अलग हो गए, कार्डियोलॉजिस्ट अलग हो गए, नेफ्रो अलग हो गए, यूरो अलग हो गए, न्यूरो अलग हो गए, वैसे ही प्लास्टिक अलग हो गए। तो आपको अवेयर होना चाहिए आपको किसको दिखाना है। आप लोग अवेयरनेस, और हमारा काम है आपको अवेयर करना किसको दिखाना है। इसके लिए बहुत बहुत अभी होमवर्क करना जरूरी है, बहुत आगे काम है, जिसके एक सेपरेट ही अपन टॉक कर सके, उसमें वो कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ इस फील्ड में एक्टिव कर सकते हैं, जागरूकता ला सकते हैं। जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, और आप लोग से भी है, आप लोग एज अ मीडिया, थ्रू मीडिया इस चीज मैसेज को पहुंचाए कि आप राइट डॉक्टर, किसी के थ्रू नहीं जाएं। डॉक्टर आज की डेट में बहुत इजीली आपसे कोऑर्डिनेट करके आपसे कोऑपरेट कर सकते हैं। आपको किसी के थ्रू बात कराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डॉक्टर से पूछिए, और आपको जो सवाल पूछने पूछिए। और थोड़ा सा ये भी बोलूंगा कि इंटरनेट से थोड़ा दूर है। इंटरनेट आपको इंफॉर्मेशन देता है तो मिस इन्फॉर्मेशन भी देता है। तो एक वो चीज, हम मिस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा लेते हैं, तो हमको इन्फॉर्मेशन को ज्यादा लेना है। हमको इस बारे में, आपको जो सवाल है आप इंटरनेट में ढूंढिए, डॉक्टर से पूछिए। आप जितने सवाल पूछेंगे आपको सबके जवाब देंगे। और अगर हम इरिटेट हो रहे हैं आपके जवाब देने से, तो आप हमारे पास मत आइए, इसलिए सही डॉक्टर नहीं है। ये मैं एक मैसेज देना चाहूंगा एज अ डॉक्टर।
सर, आजकल के जो युवा हैं, जो डॉक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर युवाओं की बात करें और इस क्षेत्र की बात करें, प्लास्टिक सर्जरी की बात करें, तो इस क्षेत्र में क्या भविष्य है उनका? बहुत अच्छा भविष्य मैं ये बोलूंगा। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे 4 से 5 साल लोगों को अवेयर करने में लग गया कि हम क्या क्या काम करते हैं और ये यहाँ क्या क्या काम पॉसिबल है। उनको तो बहुत से पेशेंट को पता ही नहीं था कि क्या क्या काम होना है। अब ऐसा हो गया कि, और जब मैं यहाँ आया था तो हम गिने चुने प्लास्टिक सर्जन थे, अब तो बहुत सारे हो गए। आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन हो गए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसमें आगे फ्यूचर ये भी है कि लोग अपनी सब प्लास्टिक सर्जरी के अंदर जो मैंने शुरू में बताई सब स्पेशलिटीज, उसमें भी लोग अपना अपना काम करके बहुत आगे बढ़ गए हैं। मेट्रोज में भी जैसे हो गया है, कुछ डॉक्टर्स है, कुछ प्लास्टिक सर्जन हैं, हमारे गाइड्स जो हैं, वो कुछ लोग सिर्फ नस की सर्जरी करते हैं तो पूरी लाइफ वो नस की सर्जरी कर रहे हैं और कुछ चीजों में हाथ नहीं लगाते। कुछ लोग फेस की सर्जरी कर रहे हैं तो फेस की सर्जरी कर रहे हैं। ये फ्यूचर है हमारी प्लास्टिक सर्जरी का। कुछ लोग जो कॉस्मेटिक करना चाहते हैं वो कॉस्मेटिक कर रहे हैं। हमें तो जब आए थे तो अवेयरनेस के चक्कर में सारे काम करना पड़ेगा, पर मैं भी चाहूंगा कि मैं एक अपनी जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है और जिसमें मेरी मास्टर, उसमें फाइनली स्पेशलाइज होके उसमें सेटल हो जाऊं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साथी संदेश से जुड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई और खास तौर पे जो आपकी मुहिम चल रही है, इस मुहिम में साथी संदेश लाइव भी आपके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता भी हूँ कि हमारे साथ मीडिया दे, क्योंकि हम ये वापस वो अपनी छवि को लौटाना चाहते हैं कि हम आपके लिए आपका बेहतर करके ही देना चाहते हैं। बस यही मैं कहना चाहूंगा। आज जो आम इंसान के दिलों में जो एक भ्रांतियां फैली हुई हैं कि डॉक्टर्स ने आज सिर्फ लूट खसोट मचा रखी है, आप समझ गए होंगे। जिस डॉक्टर से हमने आपको मिलवाया है, डॉक्टर दीपक कोठारी से, इनके द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है कि मरीज सही दिशा में जाए, सही डॉक्टर का चुनाव करे और किस तरह से करे वो भी डॉक्टर साहब ने हमें बताया है। तो मैं यहाँ यही करूंगा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। जरूरत यहाँ हमारी भी है, जरूरत आपको भी है। तो आपको भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आपका हित कहां है और कैसे है। सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजती मेरे भाई, उसके लिए दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। तो सिर्फ दूसरा ही आपको नहीं बताएगा, आपका खुद का ज्ञान, आपकी खुद की समझ भी आपको गाइड कर सकती है, बशर्ते आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। ऐसे और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। अगले हेल्थ टॉक में हम किसी और डॉक्टर के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको इस बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। साथी संदेश लाइव के लिए मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।